सभी को पुनः नमस्कार। संगोष्ठी की इस द्वितीय दिन की पावन बेला पर मैं डॉक्टर प्रणु शुक्ला, राजकीय महाविद्यालय चोमू और क्रीडेंट टीवी की तरफ से सभी आमंत्रित अतिथियों का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। कल हमने इस सेमिनार के कतिपय विमर्शों के ऊपर दृष्टि डाली थी और गहन चिंतन और विश्लेषण तथा विचार विमर्श किया था। उसी को बढ़ाते हुए आज आगे द्वितीय दिन पर हम उपस्थित हुए हैं और इस द्वितीय दिन में हम नए विमर्शों पे नई दृष्टि डालेंगे। आज हमारे बीच आप लोगों के लिए, आप लोगों के बीच में से ही मौजूद हैं। सर्वप्रथम मैं स्वागत करती हूँ दुर्गा प्रसाद अग्रवाल जी सर का। अग्रवाल सर जयपुर के ही हमारे अपने वटवृक्ष की तरह हमें आशीर्वाद देने वाले, हमारे ऊपर सदैव अपने आशीर्वादों की छाया रखने वाले हैं। आप वरिष्ठ समालोचक, चिंतक एवं वरिष्ठ साहित्यकार हैं और हमें अपने आशीर्वचनों से सदैव लाभान्वित करते रहते हैं। ऐसे आदरणीय दुर्गा प्रसाद अग्रवाल सर का मैं स्वागत करती हूँ। सर, स्वागत है आपका हमारी संगोष्ठी में। धन्यवाद। हमारे अगले वक्ता के रूप में हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर आलोक रंजन पांडे जी, जो दिल्ली से हमारे बीच मौजूद हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय से। आप हिंदी के सहायक आचार्य हैं और हमें अपने विद्व विचारों से, हमें अपनी ज्ञान की गंगा में अवगाहन कराएंगे। ऐसे प्रोफेसर आलोक रंजन पांडे जी का मैं स्वागत करती हूँ। स्वागत सर, स्वागत है। हमारे बीच मौजूद हैं आदरणीय हमारे अपने बहुत अधिक अपने प्रोफेसर रामलखन मीणा जी, जो राजस्थान यूनिवर्सिटी में सिंडिकेट मेंबर हैं और हमें अपने आशीर्वचनों से सदैव लाभान्वित करते हैं और ज्ञान के पथ पर सदैव आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। ऐसे प्रोफेसर रामलखन मीणा जी का हमारे इस संगोष्ठी के द्वितीय दिन में मैं स्वागत करती हूँ। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे बीच मौजूद है मेरे बड़े भाई के रूप में प्रोफेसर डॉक्टर दिलीप कुमार। आप मेरी विश्वविद्यालय नई दिल्ली से हमारे बीच मौजूद हैं और प्रख्यात चिंतक, आलोचक, पत्रकारिता जैसे महनीय विषय के दिग्गज प्रोफेसर दिलीप कुमार जी का मैं हमारे इस संगोष्ठी के द्वितीय दिन में आपका बहुत अधिक अभिनंदन, बहुत अधिक स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। डॉक्टर नरेश कादीज जी भी हमारे बीच हमें आशीर्वचन देने के लिए मौजूद होंगे, लेकिन वो किसी कारणवश थोड़ी देर से जुड़ पाएंगे। तो मैं अब संगोष्ठी का प्रारंभ करती हूँ और माँ सरस्वती की कृपा के बिना यह सब कुछ असंभव है। सर्वप्रथम हम माँ सरस्वती के चरणों में अपनी भावांजलि प्रस्तुत करेंगे। सरस्वती महाभागे विद्ये कमल लोचने विश्व रूपे विशालाक्षी विद्याम देहि नमोस्तुते। सरस्वती मया दृष्ट्वा वीणा पुस्तक धारिणी हंस वाहन समायुक्ता मयूर वाहन समायुक्ता विद्या दान करो मम। अब मैं संगोष्ठी के प्रथम वक्ता के रूप में हमारे बहुत अपने और वटवृक्ष की छाया की भांति हमें सदैव ज्ञान का पथ दिखाने वाले आदरणीय दुर्गा प्रसाद अग्रवाल सर को मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ, जो संयुक्त निदेशक कॉलेज शिक्षा रहे हैं, वरिष्ठ समालोचक, साहित्यकार हैं और अग्रवाल सर के बारे में और अधिक कुछ कहना सूरज को दीपक दिखाने के बराबर है, क्योंकि अग्रवाल सर का नाम राजस्थान ही नहीं वरन भारत के मूर्धन्य विद्वानों के रूप में अग्रगण्य है। मैं आमंत्रित करती हूँ बड़ी ही श्रद्धा के साथ आदरणीय दुर्गा प्रसाद अग्रवाल सर को कि कृपया वे पधारें और हमें हमारी संगोष्ठी में अपने विचारों से हमें लाभान्वित करें, इन विमर्शों को नई दिशा दें। आदरणीय अग्रवाल सर। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रणु जी। आप अभी मेरे बारे में जो कह रही थी, मैं जानता हूं कि मैं उसमें से अधिकांश का पात्र नहीं हूं, लेकिन ये आपकी आत्मीयता का परिचायक है कि आपने मेरे बारे में इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें कही। बात बहुत गंभीर न हो जाए, इसलिए मैं एक हल्की फुल्की चर्चा से इस बात को शुरू करना चाहूँगा। शरद जोशी जी का एक बड़ा पुराना और बहुत लोकप्रिय निबंध है, उसका शीर्षक है पुराने पेड़ की बातें। जब आप मुझे वट वृक्ष कह रही थी तो मुझे न जाने क्यों ये लग रहा था कि मैं शरद जोशी जी का वो पुराना पेड़ हूँ और उस पुराने पेड़ की जड़ों में अगर कुछ नया डाल दिया जाए तो वो पेड़ बहुत जल्दी मरने लगता है। लेकिन मैं जानता हूँ कि आपका अभिप्राय ये नहीं रहा होगा, ये तो अनायास
मुझे शरद जोशी का वो निबंध याद आ गया, और मैं चाहूंगा कि मेरे साहित्य के जो दोस्त हैं, जो विद्यार्थी हैं, जो युवा लोग हैं, वो ढूंढ कर उस लेख को पढ़ें। हम हिंदी वाले अपने बारे में और अपने साथियों के बारे में बात करने में बहुत मुखर हुआ करते हैं, और उस मुखरता के दौर में हम लोग बहुत सारी बातें ऐसी भी कह देते हैं जो कभी चुभ जाती है, कभी गुदगुदा जाती हैं। तो ये लेख आप लोगों को ज़रूर पढ़ना चाहिए, और आपको मज़ा आएगा कि हम हिंदी वालों के बारे में, जो हिंदी दुनिया से बाहर के लोग हैं, वो लोग क्या सोचते हैं। बहरहाल ये तो बिल्कुल हल्की फुल्की और मजाक की बात थी। मैं उम्मीद करता हूं कि प्रणु जी इस बात का बुरा नहीं मानेंगी। मैं जानता हूं कि मेरे लिए उनके मन में कितना अपनेपन का भाव है, और इसी भाव के तहत उन्होंने मेरे लिए ये सब कहा था। मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात है कि राजकीय महाविद्यालय चौमू ये आयोजन कर रहा है। जैसा अभी प्रणु जी ने कहा, राजस्थान के महाविद्यालयों से मेरा बहुत लंबा रिश्ता रहा है। लगभग 35 साल मैंने भी इसी तरह के महाविद्यालयों में पढ़ाया है, और जीवन के अंतिम 3 वर्ष इन्हीं महाविद्यालयों के प्रशासन से मैं जुड़ा रहा हूं। तो अब भी मुझे लगता है कि जैसे ये महाविद्यालय मेरे ही हैं, और इसलिए जब कोई महाविद्यालय ऐसा कोई अच्छा काम करता है तो स्वभावतः मुझे बहुत खुशी होती है। मेरी ये खुशी क्रेडेंट टीवी के इस आयोजन से जुड़ने के कारण दुगुनी हो जाती है। क्रेडेंट टीवी से भी पिछले काफ़ी लंबे समय से मेरा अपना लगाव है, और आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि मैं भी इनके लिए एक नियमित कार्यक्रम डियर साहित्यकार को मॉडरेट करता हूं। आज भी उसकी एक कड़ी 3 बजे प्रसारित होने वाली है। तो ये जो दोनों संस्थान हैं, क्रेडेंट टीवी और राजकीय महाविद्यालय, ये मिलकर एक सार्थक आयोजन कर रहे हैं, ये बात मेरे लिए बहुत प्रसन्नता की है, और मैं इन दोनों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। अपने विषय पर आऊं उससे पहले मैं अपना एक संकोच आपके सामने व्यक्त कर दूं। अभी जो बहुत शानदार पैनल हमारे पास है, प्रोफेसर रामलखन मीना जी, प्रोफेसर दिलीप कुमार जी, डॉक्टर आलोक पांडे जी, ये सब लोग अपने अपने क्षेत्र के दिग्गज हैं, बहुत पढ़ते लिखते हैं, और मैं जो बात कर रहा हूं वो बात इतने ऊंचे स्तर की नहीं है। मैं जानता हूं कि मैं ये जो बातें करने वाला हूं, ये बातें आपके लिए नहीं करने वाला हूं। ये बातें मैं हमारे उन बहुत सारे युवा प्रतिभागियों के लिए करना चाहता हूं जो इस कार्यक्रम के माध्यम से कुछ नया जानना चाहते हैं। इसलिए अगर आपको मेरी बातें बहुत सामान्य लगें तो आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मैं पहले से इस बात से अवगत हूं कि मैं आपको संबोधित नहीं कर रहा हूं, मैं अपने युवा साथियों के लिए ये सारी बातें करना चाहता हूं। कल हम लोगों ने अलग अलग वक्ताओं के वक्तव्यों में बहुत सारे विमर्शों की बातें देखी, सुनी और जानी। साहित्य कोई जड़ वस्तु नहीं है। मैं बहुत बार ये सोचता हूं कि जो दूसरे ज्ञान की जो दूसरी शाखाएं हैं, मान लीजिए विज्ञान है, वहां सब कुछ स्थिर होता है, बहुत कम बदलता है, और साहित्य में स्थिर कुछ भी नहीं होता है, वो हर पल बदलता रहता है। इसी बदलने की देन ये विमर्श भी है। अगर आज दलित विमर्श की बात होती है, या अगर आज स्त्री विमर्श की बात होती है, या आज आदिवासी विमर्श की बात होती है, या आज एलजीबीटी की बात होती है, तो ये सारी चीजें क्योंकि जीवन में आज बड़े रूप में हमारे सामने आई हैं, तो हमारा साहित्य आज इनकी बातें करने लगा है। अगर कल ये स्थितियां नहीं रहेंगी, बदल जाएंगी, तो हम इन विमर्शों को छोड़कर नए विमर्शों की तरफ निकल जाएंगे, और ये एक सतत चलती रहने वाली प्रक्रिया है। जब मैं विमर्श की बात कर रहा हूं तो मुझे लगता है कि विमर्श की बात करते करते थोड़ा सा साहित्य के रूपों की भी बात क्यों ना कर ली जाए। आखिर उसी रूप के भीतर तो ये विमर्श अपना आकार और अस्तित्व रखते हैं। मेरा आशय साहित्य की विधाओं पर थोड़ी सी चर्चा करने से है।
आप जानते हैं साहित्य में विधाएं भी स्थिर नहीं होती हैं। आप में से जो लोग साहित्य के विधिवत अध्येता हैं और आप सभी हैं, वे जानते हैं कि आज से 200-300 साल पहले जो विधाएं चलन में थीं, आज वे विधाएं चलन में नहीं रह गई हैं। अब आप देखिए ना, एक जमाना था जब किसी भी कवि के लिए महाकाव्य लिखना लगभग आवश्यक था। जब तक वो महाकाव्य न लिखे उसको कोई अहमियत ही नहीं मिलती थी। महाकवि होना तो बड़ा जरूरी था। लेकिन आप सोचिए, आज कोई महाकाव्य क्यों नहीं लिख रहा है? आज महाकाव्य लिखने वाले, हो सकता है कुछ लोग लिखते हों, लेकिन महाकाव्य आज मुख्य धारा से बाहर है। और हम इतना पीछे न भी जाएं, और अगर इस आधुनिक काल की बात करें, वर्तमान शताब्दी की बात करें, तो भी आप पाएंगे कि हमारी बहुत सारी विधाएं जो उस काल में चलन में थी, आज लगभग लुप्त हो गई हैं। गद्य गीत आज कौन लिखता है? एक जमाने में राजस्थान की ही एक बड़ी लेखिका दिनेश नंदिनी डालमिया गद्य गीत की लेखिका के रूप में समादृत थी, लेकिन आज तो कोई गद्य गीत लिखता ही नहीं है। रेडियो रूपक कितना चलन हुआ था, आज रेडियो रूपक नहीं लिखे जा रहे हैं। और तो और एक बड़ी विधा जिसके बहुत चाहने वाले हैं और जो हाल तक चलन में थी, अब वो भी गायब हो गई है। मेरा इशारा ललित निबंध की तरफ से। आप देखिए ना, विद्यानिवास मिश्र और विवेकी राय और कुबेरनाथ राय, कैसे बड़े बड़े लोग ललित निबंध लिखने वाले लगभग हमारे काल में हुए हैं, और आज कोई ललित निबंध लिखता ही नहीं है। तो एक तरफ तो ये विधाएं गायब हो गई हैं, और दूसरी तरफ बहुत सारी नई विधाएं भी हमारे यहाँ चली आई हैं। जो बहुत सारी नई विधाएं हमारे यहाँ चली आई हैं, उनमें से एक विधा का नाम आजकल सबसे ज्यादा सुनाई दे रहा है, और वो विधा है कथेतर। अब ये कथेतर बड़ा अजीब नाम है। जो कथा से इतर है वो कथेतर। ये तो कहने की जरूरत नहीं है कि ये गद्य की विधा है, लेकिन जब हम कथेतर की बात करते हैं तो जरा कथा पर भी आप विचार कर लें कि जैसी कथा इस शताब्दी के प्रारंभ में, पिछली शताब्दी के प्रारंभ में लिखी जा रही थी, क्या वैसी कथा आज लिखी जा रही है? यहां तक कि उस शताब्दी को भी थोड़ा आप छलांग लगाकर आगे आ जाएं तो प्रेमचंद जैसी कहानियां लिखते थे, क्या वैसी कहानियां भी आज कोई लिखता है? प्रेमचंद, जैनेन्द्र, अज्ञेय, ये हमारे बहुत बड़े कथाकार हैं और इनका अपना महत्व है, लेकिन आज तो वैसी कथाएं भी कोई नहीं लिखता है। मुझे याद आता है एक बार खुशवंत सिंह की एक टिप्पणी को लेकर बड़ा बवाल मचा था। मुझे लगता है खुशवंत सिंह गलत नहीं थे, वो अपनी जगह सही थे, लेकिन उन्होंने चीजों को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में रखकर नहीं देखा था। उन्होंने कहा था कि ये हिंदी वाले बड़ा प्रेमचंद प्रेमचंद करते हैं, प्रेमचंद में है क्या? आज तो कोई प्रेमचंद की तरह नहीं लिखता है। अब ये तो वो गड़बड़ कर गए कि प्रेमचंद में है क्या, लेकिन आज कोई प्रेमचंद की तरह नहीं लिखता है, ये तो आपको मानना पड़ेगा। आज कहानी का रूप, उपन्यास का रूप, कविताओं का रूप, लगभग सारी विधाएं जिनके नाम चल भी रहे हैं, आज उनका स्वरूप बदल चुका है। कविता आप देखिए ना, मैथिली शरण गुप्त जैसी कविता कोई लिखता है क्या आज? जयशंकर प्रसाद जैसी भी कविता कोई लिखता है क्या आज? निराला जैसी भी कविता, अगर आप उनकी मुक्त छंद और वो वाली कविता को थोड़ा अलग रख दें, तो उनके जो गीत हैं और राम की शक्ति पूजा या सरोज स्मृति जो उनकी अमर कविताएं हैं, क्या वैसी कविताएं आज कोई लिख रहा है? तो अगर नहीं लिख रहा है तो ये स्वरूप बदल रहा है, और इसी स्वरूप के बदलने के क्रम में हमारे यहाँ एक नई विधा आई है, कथेतर। अब ये कथेतर विधा आई क्यों है, इस पर जब मैं विचार करता हूं तो मैं पाता हूं कि आज का पाठक बहुत ज्यादा कल्पना जीवी नहीं होना चाहता है। जब आप कहानी या उपन्यास पढ़ते हैं तो आप जानते हैं कि ये कल्पना की उपज है, ये यथार्थ नहीं है। हालांकि यथार्थ के समानांतर है, यथार्थ के पैरेलल है, यथार्थ जैसा है, यथार्थ का भ्रम पैदा करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन सारी बातों के बावजूद कथा हमेशा आपके मन में ये बात जमाए रखती है कि वो काल्पनिक है। लेकिन आज का जो मनुष्य है वो तर्क की बात करता है, वो विश्वसनीयता की बात करता है, और इसलिए उसको कथा अपील नहीं करती है, उसको कथेतर
अपील करता है, क्योंकि वो बहुत कल्पना पसंद नहीं कर रहा है, तो वो ऐसा चाहता है जो कुछ आप उसके जीवन का हो, जो प्रामाणिक हो, जो यथार्थ हो। कई लोग ये सोचते हैं कि ये जो कथेतर है, ये बहुत सारी पुरानी विधाओं के एक समूह का नाम है। एक हद तक ये बात सही हो सकती है। अब आप देखें ना, कथेतर में क्या क्या आ जाता है। यात्रा वृत्तांत आ जाते हैं, वहां संस्मरण आ जाते हैं, वहां रेखा चित्र आ जाते हैं, वहां डायरी आ जाती है, वहां पत्र आ जाते हैं, वहां रिपोर्ट आ जाते हैं, वहां निबंध आ जाते हैं, वहां साक्षात्कार आ जाते हैं। यहां तक कि कथेतर में आजकल आलोचना भी आ जाती है। तो क्या हम ये माने कि ये एक छतरी नुमा नाम है, एक अम्ब्रेला नुमा नाम है कथेतर, अर्थात इन सब विधाओं का एक सामूहिक नाम? ऐसा भी नहीं है। ऐसा होता तो जरूरत भी क्या थी? ये नाम चल ही रहे थे, फिर कथेतर क्यों आया, लाने की जरूरत क्यों थी? तो मैं जब इस बात पर विचार करता हूं तो मैं ये पाता हूं कि असल में आज विधाओं के बीच की दीवारें बहुत पतली हो गई हैं, कई जगह वे अदृश्य हो गई हैं। सारी विधाएं एक दूसरे में आवाजाही कर रही हैं, और आज बहुत सारी रचनाएं ऐसी लिखी जा रही हैं जिन पर आप किसी एक विधा का लेबल नहीं लगा सकते। अब ये जो हम अध्यापक लोग हैं, हमारी अपनी समस्या हो सकती है कि जब हम कक्षा में कोई चीज पढ़ाएं तो हम उसे किस विधा का नाम दें, और हो सकता है शायद हमारी ही समस्या को ध्यान में रखकर ये नाम ले आया गया हो कथेतर। लेकिन आप ये भी देखेंगे कि जो विधाएं टूट गई हैं, उनमें आवाजाही हो गई है, इस कारण वे पुराने नाम इनके लिए अप्रासंगिक हो गए थे और नया नाम आज ये आ गए। मुझे बहुत बार ये भी लगता है कि आज जो लेखक लिख रहा है, और एक बड़ी बात क्या हुई है हमारे यहाँ कि बहुत सारे लोग लेखन की दुनिया में ऐसे आए हैं जिनकी पृष्ठभूमि साहित्य वाली नहीं है, और जब वो बिना साहित्य की पृष्ठभूमि के आ रहे हैं तो वे आपकी जकड़बंदी से भी मुक्त हैं, आपकी कंडीशनिंग से भी मुक्त हैं, और वो अपनी तरह से लिख रहे हैं। अब एक किताब को मैं याद करूं, बड़ी चर्चित किताब है, राजेश जोशी हमारे बहुत जाने माने कवि हैं, उनकी एक किताब आई थी, किस्सा कोताह। असल में वो एक शहरनामा था, किस्सा कोताह भोपाल का वो शहरनामा है, और वहां वे एक बात लिखते हैं, मैं उद्धृत कर रहा हूं एक छोटी सी पंक्ति उसमें से। राजेश लिखते हैं, ये उपन्यास नहीं है, आत्मकथा नहीं है, शहर गाथा नहीं है, और कोरी गप भी नहीं है, लेकिन ये इन्हीं तमाम चीजों की गपड़तान से बनी एक किताब है। लेखक खुद कह रहा है कि ये कोई इनमें से कुछ भी नहीं है, लेकिन उन सबको मिलाकर उसने वो चीज बना दी है। अब इसका आप नाम क्या देंगे? तो जाहिर है कि इनके लिए एक बड़ा अच्छा नाम कथेतर हो जाता है। एक और किताब वो तो आप सबने पढ़ी होगी जरूर, आचार्य विश्वनाथ त्रिपाठी की किताब है, व्योमकेश दरवेश। मोटे तौर पर तो आप समझ सकते हैं कि वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी पर केंद्रित किताब है, लेकिन क्या वो उनकी जीवनी है? क्या वो उनकी आलोचना है? इसको अब आप जीवनी कहेंगे या आलोचना कहेंगे, इसको संस्मरण कहेंगे या रेखा चित्र कहेंगे, और चाहे तो आप उसको उपन्यास भी कह दीजिए। तो ऐसी न जाने कितनी सारी किताबें हमारे समय में आ रही है जिनके लिए कोई पुराना नाम पर्याप्त नहीं होता है। और जब मैं इन किताबों की बात करता हूं तो हमारे मित्र पुरुषोत्तम अग्रवाल जी की आलोचना वाली किताब को मैं कैसे भूल जाऊंगा, अकथ कहानी प्रेम की। अब हम लोग जो साहित्य के लोग हैं वो बड़ी गुरु गंभीर आलोचना पढ़ने के आदी हैं। आलोचना का मतलब तो जरा गरिष्ठ हो, लेकिन आप ये अकथ कहानी प्रेम की को पढ़ने लगते हैं तो आपको लगता है जैसे आप कोई उपन्यास पढ़ रहे हैं। उस रोचकता के साथ वो किताब चलती जाती है, तो अब उसे आप आलोचना के खांचे में भी नहीं डाल सकते। और जब मैं इसकी बात कर रहा हूं तो क्यों ना मैं हमारे मित्र माधव हाड़ा की किताब की बात भी करूं, पचरंग चोला पहर सखीरी, मीरा पर उनकी किताब जिसको बहुत सराहा गया है। उस किताब में वो भी यही कमाल करते हैं कि वे न जाने कितनी सारी चीजें वहां ले आते हैं
और वो आलोचना की कृति होकर भी केवल आलोचना की कृति नहीं रह जाती है। एक और किताब को याद दिलाऊं मैं आपको, वो तो आप सबने पढ़ी है, बहुत चर्चित है। काशीनाथ सिंह की एक किताब है, काशी का 80। अब जरा सोचिए ना, वो क्या है? क्या वो उपन्यास है? नहीं, मुझे तो लगता है संस्मरण है। और जब मैं सोचता हूँ वो संस्मरण है तो लगता है कि रेखा चित्र है। वो एक साथ सारी चीजें वहां आ जाती है। और वो रविंद्र कालिया की बड़ी प्रख्यात किताब गालिब छुट्टी शराब, कितनी लोकप्रिय वो किताब हुई है। अच्छा, और देखो, पाठक को इस बात से कोई लेना देना नहीं होता है कि वो किस विधा की है। वो किताब पढ़ता है, वो पहले विधा तय करके नहीं पढ़ता है। तो ये विधा तय करने का काम तो हम मास्टरों का है। किताब सामने आएगी, फिर आप उसको लेके बैठिए और अपना माथा ठोकते रहिए, जूझते रहिए, उसके लिए नए नाम इजाद करते रहिए। लेखक लिख देता है, पाठक पढ़ लेता है। इधर एक बड़ी बात और हो रही है इस क्रम में, आजकल लोग शहरनामे बहुत लिख रहे हैं। मैंने राजेश जोशी की किताब की चर्चा की, अब निर्मला जैन की भी एक किताब आई थी, दिल्ली शहर दर शहर। इसी तरह ममता कालिया जहां जहां रही, उन बहुत सारे शहरों को उन्होंने अपनी तरह से याद किया। कितने शहरों में कितनी बार तद्भव में वो अंश लगातार छपे थे और बाद में पुस्तक रूप में आए। और एक किताब की ज्यादा चर्चा नहीं हुई है, हाल में उस लेखक का निधन हुआ है, श्याम मुंशी जी, सारंगी पर उनकी एक बहुत खूबसूरत किताब आई थी, भोपाल के रहने वाले थे। उस किताब का शीर्षक है सिर्फ नक्शे कदम रह गए। आप कभी पढ़िए और जरा ये भी सोचिए कि किस विधा की है, और आप ये भी सोचिए कि विधा जानने की जरूरत क्या है। और यात्रा वृत्तांत, देखो दुनिया क्या बदल इतनी गई है, और आज हम सबका एक्सपोजर इतना हो गया है कि अब कोई यात्रा वृत्तांत इस बात के लिए नहीं पढ़ता है कि वो ये जाने कि वहां कौन कौन से स्मारक हैं और कौन कौन से दर्शनीय स्थान हैं। ये सब तो आजकल आपको जानने के लिए बहुत सारे साधन हैं। तो असल में आज यात्रा वृत्तांत आपको एक अनुभव देना चाहते हैं। और जब मैं इस अनुभव की बात करता हूं तो मुझे मंगलेश डबराल की एक किताब, जिसकी अपेक्षाकृत कम चर्चा हुई, वो याद आती है। किताब का शीर्षक है एक सड़क एक जगह। और वहां आप देखिए, मंगलेश जी दुनिया भर में घूम रहे हैं, घूमते घूमते कभी वो अचानक अपनी कोई कविता सुनाने लग जाते हैं, कभी किसी कविता का अनुवाद सुनाने लग जाते हैं, कभी संगीत की चर्चा करने लग जाते हैं। यानी वो यात्रा वृत्तांत होकर भी केवल यात्रा वृत्तांत नहीं रहता है। और इन सब किताबों की या इन सब नई चीजों की चर्चा करते हुए मैं अंत में, क्योंकि कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं जानता हूं कि सत्र में और बहुत सारे मित्रों को बोलना है और वे लोग मुझसे ज्यादा अच्छा बोलेंगे, तो मुझे अपनी बात को समेटना चाहिए। मैं हाल में प्रकाशित ममता कालिया जी की किताब रवि कथा को याद करना चाहूंगा, जहां वे बहुत आत्मीयता से रविंद्र कालिया को याद करती हैं। लेकिन उस किताब पर कोई किसी एक विधा का लेबल मैं चाहकर भी नहीं लगा सकूंगा। तो ये जो एक बदलाव हमारे साहित्य में आ रहा है कथेतर के नाम पर, कि सारी विधाएं अपने घेरे तोड़ तोड़ कर एक दूसरी से गलबैयां कर रही हैं, एक दूसरी से मिल रही हैं, ये साहित्य के लिए तो है ही, हम अध्यापकों के लिए एक बड़ी चुनौती का काम है कि हम लोग इनका विश्लेषण कैसे करें, किन मानदंडों पर करें। लेकिन आप जानते हैं कि साहित्य हमेशा आगे चलता है, आलोचक या अध्यापक उसके पीछे पीछे चलता है। तो ये साहित्य चल रहा है, हम लोग उसके पीछे चल रहे हैं और उसका आनंद भी ले रहे हैं। आपने मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। और मुझे पर बस आपकी मेरे प्रति की हुई टिप्पणी याद आती है। एक पुस्तक के लोकार्पण कार्यक्रम में, विमोचन कार्यक्रम में हम साथी थे, मैं और सर। तो सर ने मुझे एक बात कही थी, मैं तुम्हें निरंतर बढ़ता हुआ देखना चाहता हूँ। सर, हम आपके आंगन के छोटे छोटे बच्चे हैं, आपसे जब चाहेंगे तब आशीर्वाद लेंगे, हक बनता है हमारा। हम आपके विचारों की गंगा में अवगाहन करके हमें बहुत अधिक आनंद प्राप्त हुआ। विमर्श और साहित्य के रूप अपना आधार रखते हैं। गद्य गीत, रेडियो रूपक, ललित निबंध और कथेतर साहित्य के बारे में आपने बहुत सुंदर, बहुत अच्छा वक्तव्य दिया। आप हमारे अपने हैं और हमें सदैव अपने आशीर्वचनों से लाभान्वित करेंगे। सर, मैं किन शब्दों में आपका धन्यवाद ज्ञापन करूं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दुर्गा प्रसाद अग्रवाल सर।